हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, और जिसमें हमने रिएक्शंस की दो टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस था। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोगों ने तीनों प्रकार जो थे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के, उन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंसी में होता है। दूसरा हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन देखा था जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और तीसरा जो हम लोगों ने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखा था, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जो है वो लाइट की प्रेजेंसी में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। इन यहाँ तक की चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोसेस के दौरान एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि एक ऐसा एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अगर एक एग्जांपल हम लोग देखें कि हम एक रिएक्शन करवाते हैं CuSO4 जिसको हम रिएक्ट कराते हैं जिंक से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट का बनेगा और कॉपर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपने सल्फेट के साथ जो करके जिंक सल्फेट बना लेता है। जिंक सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट। तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दोज रिएक्शंस in which one element displaced to other from their compound is called displacement reaction. Displacement रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कॉपर सल्फेट पे मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएं तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो मैग्नीशियम जो होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, कॉपर फ्री हो जाता है। कॉपर को कौन डिस्प्लेस करता है? मैग्नीशियम। क्यों? बिकॉज magnesium is more reactive than copper, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस द
कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। लेकिन अगर मान लो कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट है और इसमें अगर हमने कॉपर मिला दिया, तो ऐसे में क्या रिएक्शन होगी? नहीं, ऐसे में रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और अगर कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो only those elements can displace the other element which is more reactive than other। जो दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव होगा वही दूसरे को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर पाता है। अगर लेस रिएक्टिव है तो नहीं कर पाएगा। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लें कि AgNO3 अगर सिल्वर नाइट्रेट है 2AgNO3 और इस पे कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और Ag जो है वो फ्री हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। अब सवाल ये है कि हम ये जानेंगे कैसे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में सारे एलिमेंट्स अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज होते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऊपर होगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो नीचे होगा। बहुत नीचे जाने पे हमको हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन से ऊपर सभी मेटल्स होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे जो है वो जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जैसे आपको मिलेगा पोटेशियम, सोडियम, जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है। और हाइड्रोजन के नीचे आपका कौन है? कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर प्लैटिनम है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम सबसे नीचे पाया जाता है। तो प्लैटिनम जो होगा वो सबके द्वारा डिस्प्लेस होगा, लेकिन प्लैटिनम किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो मेटल्स हैं, वो किसी भी प्रोटॉनिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास जिंक है और जिंक को हम H2SO4 में रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो जिंक जो है वो एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है, लेकिन अगर यहीं पे कॉपर हो या सिल्वर हो या मरकरी हो या गोल्ड हो, अगर ये रिएक्शन इस तरह से करवाई जाए H2SO4 तो कॉपर जो होगा वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाएगा किसी भी एसिड से, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर इसका रीजन जानना चाहे कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा रीजन है कि कॉपर इज बिलो द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को किसी भी एसिड से अलग नहीं कर सकता है। तो ऐसी सभी रिएक्शंस जो होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन डालें तो आयरन क्या करता है? आयरन सल्फेट बना लेता है, FeSO4 और कॉपर रिलीज हो जाता है। ये चीज हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देख चुके हैं कि अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लें, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें और इसमें कुछ आयरन की नेल्स डाल दें, तो आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू होता है, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसमें हम लोग आयरन नेल डाले हैं, ये आयरन नेल्स हैं, अगर हमने डाल दिया है तो कुछ देर के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो सॉल्यूशन का कलर है ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर FeSO4 का होता है। अब जो आयरन नेल्स है
इन आयरन नेल्स के ऊपर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिटेड रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो होगा वो आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद अगली रिएक्शन जो आती है उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटायन और एनायन का एक्सचेंज हो जाता है, जिसमें दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में कैटायन और एनायन का एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट्स आर आयनिक। ये रिएक्शन सामान्यतया उन रिएक्टेंट्स में होती है जिनमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स जो होंगे वो आयनों के द्वारा मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो अभी हमने देखा क्या कि जो कैटायंस थे या एनायंस थे ये एक्सचेंज हो गए। ये क्लोराइड सिल्वर के साथ चला गया, ये नाइट्रेट सोडियम के साथ आ गया, तो दोनों ने अपना एक्सचेंज कर लिया, दोनों डिस्प्लेस हुए, इसीलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरी बात, अभी हमने आपको बताया कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो केवल आयनिक रिएक्टेंट में होती हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन से, एक कैटायन और एक एनायन। अभी क्या हुआ, इनके कैटायन और एनायंस दोनों के अंदर एक्सचेंज होता है, ये सिल्वर के साथ और ये नाइट्रेट के साथ। तो बनाएंगे क्या? सोडियम नाइट्रेट, और इसके साथ जब ये जुड़ा तो क्या बना? AgCl। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं कि those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form new compound. Compound is called double displacement reaction. ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे? अपने एक्सचेंज के द्वारा, अपने आयनों के एक्सचेंज के द्वारा, और नया कंपाउंड बनाते हैं, इन्हीं को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग एक और रिएक्शन देखें एग्जांपल के लिए कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करती है, तो क्या बना लेती है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन
होता है। तो अगर देखें यहाँ पे तो ये बेरियम +2 आयन है और ये 2Cl माइनस आयन हो जाएगा। यहाँ पे 2Na प्लस आयन है और ये SO4 माइनस 2 आयन। तो क्लोरीन जो होता है, जो क्लोराइड आयन है, वो सोडियम के साथ चली जाती है और बेरियम आयन सल्फेट के साथ, और इस तरह से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह की जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर जो दोनों होंगे कंपाउंड, वो एक दूसरे से अपना आयनिक एक्सचेंज करते हैं और आयनिक एक्सचेंज करने की वजह से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक और रिएक्शन देख लें, CuSO4 रिएक्ट करता है H2S से। CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, बनता क्या है H2SO4 प्लस CuS। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों रिएक्टेंट ने क्या किया, इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में आयनिक एक्सचेंज कर लिया और इस आयनिक एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप ये प्रोडक्ट फॉर्म हुए। चूंकि दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। चूंकि दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस या रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आइए बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस या रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? तो these are special class of chemical reactions which are used in many aspects of our day-to-day life. रेडॉक्स रिएक्शंस एक विशेष प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी इनका बहुत महत्व होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं क्या, किसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस? देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन क्या चीज होता है? ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, यह जानते हैं हम लोग कैसे? देखो, ऑक्सीडेशन के अंदर दो चीजों में से कोई एक हो रहा होगा। क्या? या तो कोई भी ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा होगा, किसके साथ? किसी एक रिएक्टेंट के साथ। तो जब ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड होता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जो अपने से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा होगा, तो जो हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर प्रोसेस के दौरान कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करता है तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो भी ऑक्सीडेशन है। यानी ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, यही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन क्या चीज है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे? कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और
removal of hydrogen during a chemical process is called oxidation. किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन का एडिशन होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब रिडक्शन क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? इसी का जस्ट अपोजिट। क्या? यानी अगर ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन को निकाल रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और removal of oxygen is called ऐसे oxygen during a chemical process is called रिडक्शन। इसी को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है, ये एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम और भी विधियों के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे एडिशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के लिए। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहली चीज देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके कैटायन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। जैसे सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम प्लस आयन। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अगर कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और डाइवैलेंट कैटायन बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, इसलिए ये प्रोसेस जो होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है और +2 आयन बना सकता है। तो ये भी प्रोसेस जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का। दूसरा हम लोग देखें अगर, तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो गया? इसी का जस्ट अपोजिट। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिडक्शन कहलाता है।
रिडक्शन क्या चीज हो जाएगा? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है तो इसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और क्लोराइड आयन बना सकता है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन। अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ऑक्साइड आयन बना सकता है, तो ये भी क्या है? रिडक्शन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो वहां पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। आइए एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पे कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाने। देखो एक रिएक्शन हम लिखते हैं Zn प्लस Cu प्लस 2 बनेगा क्या? Zn प्लस 2 प्लस Cu। अगर इस प्रोसेस को हम देखें तो जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है। कैसे? देखो Zn जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके Zn प्लस 2 बनाता है, जबकि Cu प्लस 2 जो है वो Cu प्लस 2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे Cu प्लस 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे चूंकि जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, कॉपर आयन, तो ये यहाँ पे क्या है? रिडक्शन है। और किसी भी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन ना हो रहा हो। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन भी होता है, ये कंफर्म होता है। तो अब यहाँ देखिए Zn से Zn प्लस 2 हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है। जबकि Cu प्लस 2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो है वो रिडक्शन है। तो इस तरह से हम अगर इलेक्ट्रॉनों को देखें तो इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के आधार पर भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और कौन सा रिडक्शन का। तो अभी आप लोग इतनी चीजों को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पे और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रेडॉक्स रिएक्शंस का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो कोरोसन है। तो कोरोसन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों के बारे में प्रिपेयर करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।